खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं जनाब आरफ हमीद भट्टी साहब और ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, हमारे प्लेटफॉर्म से कुछ अर्सा पहले एक खबर ब्रेक हुई थी और वो भट्टी साहब ने खबर दी थी कि इंटरनेशनली कहाँ क्या क्या लॉबिंग हो रही है। आज कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ खबरें सामने आई हैं। हम आपके सामने अपनी खबर भी रखेंगे जो यहाँ भट्टी साहब ने दी थी, और ये जो नई खबरें आ रही हैं इसका मतलब यह है कि इस मुल्क की किस्मत की लड़ाई और तकदीर की लड़ाई कहीं और लड़ी जा रही है। मगर किसको किसकी आशीर्वाद हासिल हुई है नहीं हुई, अमेरिका हेल्प कर रहा है मियाँ साहब की या नहीं कर रहा जहाँ वो लॉबिंग कर रहे हैं, और कौन सा एक्स साबिक सफ़ीर है जो कि अपनी खिदमात भी देना चाह रहा है। बहुत सी खबरें, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आपसे बात करेंगे। और क्या मौलाना फजल रहमान साहब भरपूर तरीके से मजहबी कार्ड इस्तेमाल करेंगे, और क्या इस मजहबी कार्ड को जो लिबरल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून भी तो एक लिबरल जमात ही समझी जाती है, क्या वो इसको उनके लिए काबिल कबूल है? उनके लिए तो खैर काबिल कबूल ही है, लेकिन इसके साथ बिजली और गैस की कीमतों में किसके दबाव से महंगाई की जा रही है, महंगाई के ऊपर ख़ास तौर पर हम एम्फसिस करेंगे। और ताहिर मलिक साहब से खबरें लेंगे और ज़लज़ला ज़दगान उसकी एनिवर्सरी पे हम बताएंगे उसके फंड्स किधर गए और क्या बना और कितनी डेवलपमेंट हुई, और आज लोग वो किस हाल में जो 2005 में जिन पर एक आसमान से आफत टूट पड़ी थी। भट्टी साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ। खबरें रखी हैं, एक तो आपने बताई थी, खबरें ये हैं कि एक खबर ये है कि जनाब जवाब हो गया अमेरिका की तरफ से मियाँ साहब को कि हजूर हम वी कैनट गो एन एक्स्ट्रा यार्ड फॉर यू। आपको याद होगा वो खबर दी। आपके पास क्या डेवलपमेंट है? सारी खेल बाहर हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब मोहतरम नवाज शरीफ साहब मुजरम साहब को बाहर ले जाया गया एक डील के तहत, दीगर ममालिक भी कुछ कह रहे थे, कुछ अंदर इंटरनल भी थे, इन्होंने 2-3 वायलेशन की जाते सारी अमेरिका में लॉबियस्ट हायर करने शुरू कर दिए, ना सिर्फ सियासत के लिए बल्कि पाकिस्तान के अदारों के बारे में, जिस पर इतलात है कि इन्हें सख्त मायूसी हुई। फिर इन्होंने एक और मुल्क को डाला, उसने भी पाकिस्तान में राब्ते किए और कहा कि मियाँ साहब की कोई माफ़ी तलाफ़ी कर दो, वो अपने किए पे माफ़ी भी मांगेंगे और आपके ताबेदार भी रहेंगे। उस पर भी इनकार हो गया। अब मियाँ साहब का गुस्सा एक नेचुरल है कि एक बेचारे ने 3 साल आपके प्राइम मिनिस्टर 3 दफ़ा रहे, सॉरी, अरबों रुपया बनाया और अब उन्हें आप माफ़ी भी नहीं दे रहे। चलो उन्होंने पैसा ले गए, जो मुबैना तौर पे इल्ज़ाम है अरबों खरबों रुपए का, वो ठीक होगा, माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ कर दे। अब मौजूदा उन्हें NRO नहीं मिल रहा, NRO इतना मिला कि कैदी को बाहर ले जाने का। अब अमेरिका में अपनी सूरत हाल वो पहले वाली नहीं रही, आज से 10 साल वाले पहले। उधर से भी इन्हें मायूसी हुई। इस वजह से इन्होंने अपना गुस्सा, जब बैरूनी ताकतों ने इन्हें सपोर्ट करने के बावजूद इन्हें कुछ नहीं दे सके, तो अपने अदारों पे हमला आवर हो गए। आप उन्हें बड़ा सोच समझ के, आपको याद होगा मियाँ साहब खासा अरसा खामोश रहे हैं। हाँ जी। जब इधर उधर उन्होंने हाथ मारे कि मुझे माफ़ी मिल जाए, मुझे दोबारा गोद ले ले कोई डिक्टेटर, हाँ। उन्होंने नहीं लिया। अच्छा, अब आपकी खबर की जो आगे हमें एक्सटेंशन मिल रही है वो ये है कि वहाँ पे एक पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर अमेरिका में, उन्होंने अपनी खिदमात जो है वो पेश की हैं। उन्हें भी सुना है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने कुछ ज़्यादा घास नहीं डाली। एक तो बात जी अब बात देखिए, वो आप कर रहे हैं हुसैन हक्कानी साहब की बात। उन्होंने शुरू से ही उन्हें पाकिस्तान के अदारों से पता नहीं क्या चीज़ है। जब उनका बस चलता है, वो पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ वहाँ जहर उगलना शुरू कर देते हैं। वो पाकिस्तान आए तो भाग कर चले गए। उनकी स्कीमें तो कामयाब नहीं हो रही, और मेरी इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ साहब जो जोश खताबत में आकर अपना टेम्परामेंट बिल्कुल लूज़ कर बैठे। आज मोहतरमा जो मरीम नवाज साहबा स्पीच कर रही थी, उसमें एक दाना सियासतदानी, एक जज्बाती बेटी थी। यकीनी बात है उनके वालिदा नवाज शरीफ साहब, उनके एक जज्बातियत है। वो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान की अवाम की जदोजहद नहीं कर रही मोहतरमा मरीम नवाज साहबा, एक बाप का गुस्सा निकाल रही है। एक रिएक्शनरी नहीं लगता था, जैसे गुस्सा था अंदर भर रहा हुआ कि जैसे कि मैं किसी को सामने बैठे वालों को पंजे मार। मुश्किल हालात होते हैं, सियासतदान नाप तोल के बोलते हैं। सियासतदान की खूबी यही है कि वो लफ्ज़ों से खेलता और उसे अपना ज़ाती गरज जो है ना वो अपने चेहरे से या नहीं होने देता। मरीम साहबा का माशाल्लाह काले सूट में नज़र आ रहा था गुस्से वाला सुरख चेहरा कि इन्हें तकरीर कुछ कर रही है। गुस्सा ये है कि मैं और मेरा वालिद इस वक्त PM हाउस क्यों नहीं है, मेरी अपनी ये इतला है। ऊपर से आज उनके मियाँ साहब को भी बुलाया, आपको पता है कैप्टन सफदर साहब, उनको गिरफ्तार हो जाएंगे। उनके खिलाफ एविडेंस कैसे होते नहीं होते ये तो हर अदारों को पता है, लेकिन
इसलिए जब आप रंगे हाथों पकड़े जाएं, लूटा हुआ माल वापस आने के हो, हुकूमत आने में सार ना हो, आपको लोग रिजेक्ट कर दें, आपको वोट ना दें, तो इतना रिएक्शन मेरा ख्याल है नेचुरल है। बट साहब कल ये हम ये जो लड़ाई है इसमें देखें कल गुजरांवाले में भी अजीब व गरीब ज़बान इस्तेमाल होती रही है, मगर मैं इस बात को पहले आपकी स्टोरी से जोड़ दूँ। आप ये जो भट्टी साहब ने बात की है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में की तरफ से भी सुना है, उन्हें वक्ती तौर ताहाल तादमे गुफ्तगू जवाब ही हुआ है, आप क्या समझते हैं? काजी साहब, दो भट्टी साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। दो कैलकुलेशन थी अपने मियाँ साहब की। एक तो थी कि उनको पता था 2 साल में जो महंगाई जो सूरत हाल है 24 बिलियन डॉलर इमरान ने पे किया, तो उनको पता था कि ये हुकूमत जो है ना महंगाई से बेरोज़गारी से लोग तंग आ जाएंगे। एक वो टाइम था। दूसरा, अगर आप गहराई से देखें, APC देखें, तो उसमें अपना नवाज शरीफ ने बड़ा कैटेगोरिकली किया कि OIC को तब्दील मत करें, यानी कि मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये जो सऊदी के बराबर मलेशिया तुर्की का ब्लॉक था उसके खिलाफ बात की है। तो गेम बिल्कुल क्लियर है नवाज़ की पोजीशन। अब हुआ क्या है, नवाज शरीफ डिप्रेस क्यों है, ये टेंशन क्यों आई है? अच्छा, आपके ख्याल में डिप्रेस हुए हैं? गुस्सा किस चीज़ का? जो आप कह रहे हैं उनकी बेटी पे नजर आ रहा है, वो नवाज के चेहरे पे भी है। अगर आप नवाज शरीफ की स्पीच सुने, मैंने ज़िंदगी में इतना अग्रेशन, इतना गुस्सा कभी नहीं देखा। उसकी 2 वजह बनी है। एक तो वजह आपको वो अपना ज़ुबैर साहब वाली वजह, दूसरी वजह मैं आपको खबर देता जो इस मुल्क के जो सबसे अमीर लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा सनतकार हैं, वो एक बहुत बड़ी ताकतवर शख्सियत से मिले और उन्होंने अपने रोने रोए कि जी गैस की सूरत हाल देख ले, पानी की सूरत हाल देख ले, ये नहीं है गवर्नेंस नहीं है जो अच्छी अच्छी बातें होती है इस तरह करके। तो उनको जब ये कहा गया कि बाकी आपके मसले सुने जाएंगे, मसले का हल निकाला जाएगा, मगर इस पे बहस नहीं होगी कि पाकिस्तान में 5 साल कोई पॉलिटिकल तब्दीली नहीं आएगी। तो नवाज जाहिर है उनका कहना यह था कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 5 साल। असल नवाज। अच्छा भट्टी साहब, मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं, मैं इसमें अगर एक लफ्ज़ कह दूं, खसास अदारे से अस्करी क़यादत से लोग मिले हैं, उन्होंने कह दिया हमने इसमें इंटरफेरेंस नहीं करनी। अब अपने जो चलता जाए काम चले। आपने अगर कोई आपके पास इन हाउस चेंज की पावर है तो कर लें, कॉन्स्टिट्यूशन तो आप कर लें। नो ट्रस्ट ले आए, मतलब है ये नो कॉन्फिडेंस तो आई नहीं आका है ना। अब ये चाह रहे हैं कि वो इमरान को उठा के बाहर फेंक दे, और इनके बकौल के बैसाखियों पे इमरान साहब खड़े हैं, उसमें काफी हद तक सदाकत। मेरे आपसे 2 सवाल हैं। एक तो आज बशीर मेमन साहब की बड़ी तारीफ की सुना है इमरान। अच्छा, बशीर मेमन साहब की तारीफ क्या उस वक्त भी करेंगे जो उन्होंने जरदारी साहब को के बारे में जो राय थी बशीर मेमन साहब की और उनकी लड़ाई हुई थी? दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि मुझे ये बताएं, इस मुल्क की सारी सियासत लंदन और अमेरिका और इन लॉबिस्टों के जरिए होगी? ये ब्रोकर, मैं पंजाबी में तर्जमा नहीं कर रहा, प्लीज़ पंजाबी में मत लीजिएगा, ये ब्रोकर करेंगे हमारे फैसले? देखिए, बदकिस्मती ये है, हमारे हुक्मरान पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की बजाय गैर मुल्की आकाओं के कदम चूमने को अफजल समझते हैं। हुकूमत वहां से हमारी लेने जाते हैं, ताकत वहां से लेना चाहते हैं, इक़्तिदार में आके यहाँ बैठना चाहते हैं, लेकिन इजाज़त वहां से लेना चाहते हैं, खुशामद करते हैं। देखें, बशीर मेमन साहब के बारे में ये तारीफ़ कर रही हैं तो चेयरमैन DG NAB के बारे में भी तारीफ़ कर दें, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी तारीफ़ कर दें। आज जो नवाज शरीफ साहब ने अदलिया पर हमला किया, जो हमारी बहन ने फरमाया शौकत अजीज़ की आवाज़ सुनाई दे रही है, मेरी बहन शौकत अजीज़ की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो जस्टिस कयूम की क्यों नहीं सुनाई दे रही? शौकत सिद्दीकी की बात क्यों? सॉरी, शौकत सिद्दीकी साहब जो जज साहब है, तो जस्टिस कयूम की क्या मेरे कानों से आवाज़ निकल गई है? इन्हें और 2-3 की है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हमले का रेफरेंस क्यों नहीं करती मेरी बहन? वो भी पाकिस्तान के जज थे ना साहिबान, वो जो बेचारे मेज़ों के नीचे, कुर्सियों के नीचे छुपे, वो ही हमारे अदलिया थी। वो शौकत सिद्दीकी साहब जज भी थे और इनकी तकरीर लिखते थे उनके अंकल ना, क्या नाम है वो जो इरफान सिद्दीकी साहब की अजीज है ना, ये मगर काजी साहब आपने बड़े अच्छे सवाल करते हैं भट्टी साहब, ये भी तो पूछे ना हमारी हुकूमत के, हमारे एक वजीर आज़म इमरान खान, वो किधर है? एक पर्चा किया, वो भी कंफ्यूज। मेरी बात तो सुने ना, वो किधर जाए? वो तो उन्होंने कह दिया है कि हुकूमत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, कोई लड़ाई नहीं। वो हुक्म हो गया नवाज शरीफ नहीं, उनका हुक्म हो गया ना, ये साहब का हुक्म हो गया कि हम सीधा रियासत से लड़ेंगे, तो बस इमरान आराम से बैठ। देखें, ये जो मार्जिन है ना हुकूमत को, नवाज शरीफ साहब ने दिया। पहले दिन जलसे में उन्होंने कहा इमरान तो मेरे लिए मैटर ही नहीं करता, मैं तो अपनी फौज को जेर करूंगा। यार, फौज को जेर नहीं करना मुनासिब, ये लफ्ज़ अच्छे नहीं है। अगर कहीं उनका किसी 1-2 बंदे का रोल सियासी है, वो नहीं होना चाहिए, हमने हमेशा ये कहा है। लेकिन आप कहेंगे पाकिस्तान का सर नहीं झुकने दूंगी, पाकिस्तान का सर करप्ट लोगों को बचाने में झुकता है, पाकिस्तान का सर आइन को लूटने में झुकता है, पाकिस्तान का सर उस वक्त नहीं झुकता जब सुप्रीम कोर्ट पे कोई हमला करता है,
पाकिस्तान की अवाम का सर उस वक्त नहीं झुकता जब आइन की 38 शिकें जिसमें अवाम के बुनियादी हुकूक है, आप लोग उसको इग्नोर करते हो, फाड़ के फेंक देते हो। अजीब किस्म का आपका सर है। जब आपकी हुकूमत में से, गर्दन में से हुकूमत का सरिया निकले तो झुक जाता है। कानून का सरिया है तो आपके बरोड़ उठ जाते हैं। अच्छा, कल की मीटिंग एक खबर पे और आता हूँ, ये खबर आपके इल्म में भी है। ये सुना है जब से बयानिया आया है तो बहुत से जो स्टॉल वाट्स हैं मुबैना तौर पर, ये खबर आपके पास है, मुस्लिम लीग नून के, वो उनमें कोई हरकत हुई है और कहीं उन्होंने आना जाना शुरू कर दिया है। इस पर जरा रोशनी डाले ना, कि क्योंकि इनके अपने जो अंदर हार्डकोर लोग, आप खुद उस जगह बैठे थे जहां तो यार स्टोरी तो देनी। 10 MN तो सलाम करने चले गए उस तकरीर के बाद, और मेरे से क्या सुनना है आपने? यार मैं अच्छा, मैं एक बात बताऊं, जब मरियम साहबा तकरीर कर रही थी, मैं आपको रिपोर्टर बनाना चाहता हूं, तुझे मैनू विच घसीट रहे हो। अच्छा कादी साहब, जब मरियम साहबा तकरीर कर रही थी आज, उस वक्त भी जो एक दो बंदे नजर आ रहे थे, वो भी अक्सर एयरपोर्ट के करीब मैंने देखा सलाम करने जाते हैं। इन गुनाहगार आंखों ने देखा। यार 10 MN यार मैं आज की तकरीर मुझे आप ये बताएं, मुझे ये बताएं, नहीं भट्टी साहब आप बड़ी जाती करते हैं, मुझे एक बात बताएं, या इस मुल्क में परवेज मुशर्रफ का था मैं दोनों ओहदे रखूंगा, तो अगर कोई दोनों ओहदे रखना चाहता है, इनके भी नौकरी करता है, कहीं और भी करता है, कर रहा है। अच्छा, कर रहा है, कर रहे हैं, बल्कि मैं ये बात, आप उसका नाम तो नहीं लेने लगे, बड़ी एक अहम शख्सियत जो बहुत करीब है, और 2-3 जो पहले इधर आते हैं, और कई दफा मरियम साहबा एक आधी दफा आप मोबाइल लेना खामोश हो गई, और मोबाइल खुला रहा था जो मरियम साहबा के साथ कुछ लोग मुलाकात कर रहे थे, वो सुन कोई और रहा था। पंजाबी को मैंने दसाती कोई और सुनवा रहा था जो उनके करीब। हाँ भाईजान, मैं कह रहा हूं ना, ये जो इनके है, ऊपर से दूसरी नवाज शरीफ को उनके करीबी दोस्त ने पैगाम भेजा है कि आपने जुबैर मलक को लाके जिंदगी का बहुत बड़ा ब्लंडर किया, और सॉरी ये जो मोहम्मद जुबैर को, ये भी डबल क्रॉस कर रहे हैं आपको। ये किसी ने मियां साहब को कहा है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मोहतरम साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान, मौजूदा मुजरम नैब नवाज शरीफ साहब को नहायत करीबी उनके जिम्मेदार दोस्तों ने कहा है जुबैर डबल क्रॉस कर रहा है। आपने किसको तर्जमान बना दिया? अगर नवाज शरीफ साहब इसकी तरदीद करना चाहें तो ये खादम उसका नाम बता देगा जो मियां साहब को कल रात लंदन में मिला है। उन्होंने कहा कि इस बंदे पे आपने गलत हाथ रख दिया सर, ये असल बंदा उनका है। तो बड्डी साहब पार्टी तो इस मुल्क में एक ही हुई ना फिर सारे हैं, बाकी तो कॉमेडी मशहूरी है। देखें ये तो इत्तेहाद, यूनिटी और सारा पार्टी तो एक ही हुई सर। देखे ना, उन्होंने बकायदा, मुझे तो प्रोग्राम आगे नहीं जा रहा है। अच्छा सुने, जुबैर साहब के बारे में उन्होंने 2-3 चीजें बताई हैं जो दो बज़ाहिर मुलाकात हुई है, उसके अलावा। और नवाज शरीफ आज सुना है मेरी इतला के मुताबिक कल सख्त गुस्से में थे कि यार ये मुझसे क्या हो गया। अब वो अगला फैसला क्या करते हैं ये उनका राइट है, वो जुबैर साहब को मुस्तकिल मगर आज उन्होंने बड़ी प्रो पीपल बात की है। मैं बड़ा हैरान हुआ नवाज शरीफ जैसे बंदे से। उन्होंने कहा जी जिसकी 20,000 आमदनी, उन्होंने कैलकुलेशन दी है कि उसके खर्चात 34 करोड़ हज़ार है। मतलब उन्होंने ये नवाज शरीफ ने बताया कि पाकिस्तान में जो गरीब आदमी वो 20,000 कमाता है, इतने उसके बिजली के पैसे, इतने बच्चों के, तो वो जिंदा। उन्होंने एक दो बातें बहुत अहम, पहले ये अहम बात नहीं इससे ज्यादा अहम उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था इंसाफ इतना महंगा है। अच्छा, ये जो मैं आप फीसें दे रहा हूँ, अच्छा, पता नहीं अब उनके ज़हन में हारिस साहब थे या कोई और थे, मुझे नहीं पता, नाम नहीं लिया उन्होंने, मगर वो कहते मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, मैं 3 दफा वज़ीर आज़म रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि गरीब आदमी। अच्छा, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं इंसाफ लेते हुए तंग आ गया, इतना महंगा है। बड़े मलंगा मोहतरम कादी साहब, क्या रेवलेशन, नहायत एहतराम से इतना दर्द दिल रखने वाला आदमी नवाज शरीफ साहब थोपिया के वज़ीर आज़म रहे हैं कि पाकिस्तान के? नहीं, मेरे थोपिए रहे हैं, उनको पता नहीं था यहाँ वकील। उन्हें अंदाजा नहीं है कि उनके दौर में भी बिजली का बिल कितना आता था, 90% लोगों की इनकम कितनी थी। वो आज महंगाई हुई, क्या उन्हें पता है आपको कि उनके हाथ कलाई पे जो घड़ी होती है वो 5 करोड़ तक की होती है, बल्कि इससे भी ज्यादा। आपको पता है इस चीज का? वो बुरा वक्त भी बताती है। नहीं, वो बुरा वक्त ही बताती है। वो 5 करोड़ की घड़ी मियाँ साहब का शौक है कि कीमती घड़ियां पहनना। वो कभी कभार जब बहुत मूड में हो ना, नवाज शरीफ साहब हमारे लिए तो काबिल एहतराम है, हमारे मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, 1 दफ़ा मुजरम हुए हैं, तो वो कोई बात नहीं।
इसाक डार को भी मजाक में कहते हो मुंशी तू बड़ा पैसा बना लिया है। इसाक डार को प्यार से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुंशी कहते हैं। अच्छा। अगर मोहतरम नून लीग इस पर तरदीद करना चाहे तो खादम आला हाजिर है। एक तो होता है हामद आला, एक होता है खादम आला। 5 करोड़ की घड़ी में क्या होता है बड़ी बड़ी? 10 करोड़ की भी पहनते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथ पे कलाई पे बंधने वाली घड़ी 10-10 करोड़ की भी है। तो 20,000 वाले बंदे का दर्द ऐसे शख्स के दिल में, यार मैं वारी जावा, मैं सवेरे ही ताड़े को लंदन आवा, मियाँ साहब ताड़ा हाथ चुमा नाल ताड़ी घड़ी ला के किसी गरीबा नूं दे दिया, लो जी 20 खानदान तो पूरे 10 सालों के राह रखा है। अच्छा, अगर अब मेरी ये स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं कि जब हुक्मरानों के कलाई पे 10-20 लाख करोड़ की घड़ी हो तो फिर आम आदमी की ज़िंदगी से बुरी घड़ी नहीं जा सकती? काई साहब फिर तो ये जमहूरियत की मतलब जेब नहीं ना देती है ऐसे हुक्मरान को जो जमहूरियत की बात करे। इस पे तो मेरा ख्याल है मैं किस तरह सपोर्ट कर सकता हूँ। अगर आप घड़ी 5 करोड़ की ले रहे हैं, मुझे बताएं, हम क्या ऐसे ऐद में कभी हम देखेंगे कि जो वोटर है उसकी क्लास के कोई आदमी फिर से इलेक्ट हो, सियासत करे, हुक्मरानी करे? इनके लोगों के मुंह से जमहूरियत का लफ्ज़ सुन के मुझे तो बड़ी तकलीफ। काजी साहब यही होप है, यही पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। पाकिस्तान ने 70 साल में जितने चूरन चलाने थे चला लिए हैं। अब आप चारों तरफ से बात दोगे, आप सदर ले आए, मार्शल ले आए, वजीर आज़म ले आए, नई चीज लेके आए। मुझे माफ करें, बट्टी साहब हम मार्शल ले आए, फलाना ले आए, फलाना ले आए। अब हम अमेरिकन लॉबियस्ट ले आए हैं, अब हम अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और सऊदी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए यहाँ हुकूमत करना चाहते हैं। तो इस ब्रेक पे जा रहा हूँ, आप कमेंट आपसे वापस आके लूँगा। अब वापस आएंगे तो हम कहेंगे कि सुनीत जी है कि मज़हब कार्ड बड़ा यहाँ इस्तेमाल हुआ, लेकिन मज़हब हम सब लोग मज़हब के ईमान रखने वाले हैं, लेकिन क्या ये सियासी तौर पर इस्तेमाल होगा और इस्तेमाल करने दिया जाएगा? इसका जिक्र मौलाना फजल रहमान साहब की आने वाले दिनों में मुबैना मूवमेंट के हवाले से हो रहा है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हम मौलाना फजल रहमान साहब की बात कर रहे थे और मज़हब कार्ड के हवाले से बात कर रहे थे, मगर कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया जब उनकी मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा से गुफ्तगू हुई। कुछ भट्टी साहब, एक तो ये भी कहा जा रहा था कुछ डिप्रेस भी हैं और कुछ वहाँ पर कहा भी गया जो खासा फिर से एक ऐसे हमला ही कह लें या जो उनका एक स्ट्रेटजी कह लें। ज़रा सुनवा दें ताकि मैं भट्टी साहब से फिर इस पर कमेंट ले लूँ। हमारी तरफ से फौज के साथ, उसकी क़ियादत के साथ किसी किस्म का कोई झगड़ा और तनाज़ा नहीं है। आपने खुद ही कह दिया कि कल तो आपने उनके एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था, जिसपे आप ये साबित कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग और उसकी क़ियादत का फौज के साथ कोई तनाज़ा नहीं है, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं पैदा कर रहे। लेकिन अगर मुश्किल पैदा है तो फिर इसका माना यह है कि उनकी तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं है। अब भट्टी साहब, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आज अगर मरीम साहिबा की तकरीर सुने तो उन्होंने तकरीबन तमाम उन्हीं मौज़ूआत को चुना है जिन पे गुफ्तगू करके यही लगता है कि उनका असल निशाना एस्टेब्लिशमेंट ही थी। मौलाना कुछ और कह रहे हैं। देखें, गुजारिश ये है, हम नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे थे और इन्होंने मलक साहब ने उनकी दर्द बड़ी कहानी सुनाई। मुझे बड़ी हमदर्दी है कि 20,000 वाले तनख्वाह पे वो बड़े परेशान थे मियाँ नवाज शरीफ साहब। उनके घर के बाहर अगर कोई मिलने जाए, पार्किंग 5-6 घंटे रहे, 20,000 से ज़्यादा टोकन पैसे देने पड़ते हैं। डू यू नो? मलक साहब अब मुझे इतना बेवकूफ़ समझते हैं, अगर उनके मिलने गए हैं, पार्किंग नहीं मिली, पार्किंग फीस 8-10 घंटे की 20,000 से ज़्यादा बन जाती है। बहरहाल ये तो छोड़ दे। दूसरा, मौलाना साहब सख्त परेशान और अफसरदा थे कल। मौलाना साहब की खूबी हमेशा मुस्कुराते हैं, कल बाकायदा परेशान थे, अफसरदा थे। मुझे नहीं समझ आती कि मौलाना साहब इतने परेशान मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, मौलाना साहब फरमा रहे हैं फ़ौज के साथ हमारी कोई झगड़ा नहीं, तो इमरान खुद नवाज शरीफ साहब कहते हैं इमरान के साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं, मुझे तो इनके लाने के साथ। इसका मतलब है ये PDM आपस में मुतहिद नहीं है, ये आपस में ही इनमें इत्तेफाक नहीं है। तो मुझे बताएं, कोई अमेरिका से सिफारिश करा रहा है, कोई करा मेरा इसका नहीं, तो अवाम की जंग है कहाँ? आप जो अवामी क्या कह रहे हैं ना कि ये अवाम के लिए तरीक चला रहे हैं, मलक साहब आप बताएं ना। आपको 20,000 का दर्द है, उनके घर के बाहर आप मिलने नवाज शरीफ साहब को और पार्किंग पे गाड़ी खड़ी कर दें और 6-7 घंटे भूल जाएं, 20,000 से ज़्यादा आपको उसकी पार्किंग फीस देनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं आम का दर्द किसको है।
आज वर्ल्ड बैंक ने बताया कि पाकिस्तान में 1,40,00,000 लोग बेरोजगार होंगे और 20 साल में, ये भी सुन लें, उन्होंने कहा 2 डेकेड्स में हाईएस्ट पॉवर्टी आएगी। ये हमारे साथ हो रहा है, सच ये है। यू आर सही कह रहे हैं। तो जो हालत आपके सामने, मैंने इतनी, मतलब वो आपकी बात 200% दुरुस्त है कि नवाज शरीफ का दौर कोई सुनहरा दौर नहीं था। यहाँ में हमेशा गुर्बत रही है, हमेशा बेरोजगारी रही, मगर जिस प्रपोर्शन से आपके हालात हैं, भट्टी साहब अपनी ईमानदारी से बताएं, अल्लाह ताला ने आपको नवाजा। 80 रुपए का किलो आटा को सोचा यार, महंगाई ने तो सफेद पोस्ट को जमीन बोझ कर दिया है, मार दिया, इसमें दो राय तो है। ये असल पाकिस्तान है। ये हमने आपसे सेगमेंट पूरा बिजली और गैस के और ये महंगाई कौन कर रहा है, इस पर हमने बात करनी है। भट्टी साहब ये मुझे बताएं कि मजहबी कार्ड कैसे इस्तेमाल होगा? उस वजह से क्या देखें, यहाँ सारे मुसलमान आपके मुल्क की अब सियासत क्या है जो आप हम पे तनकीद करते हैं। यहाँ गैर मुल्की आकाओं के पैर पकड़ें, हमें इक़्तिदार ले दो, लोगों के बच्चे मरवाओ। इस्लाम 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 तो मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। इस्लाम तो सबसे ज़्यादा अल्लाह को जो अमल पसंद है, किसी भूखे को मुस्तहिक को खाना खिलाना, ये पसंद नहीं है कि 200 रुपये में 1 एकड़ ले लो या 1 मुरब्बा ले लो, पता नहीं क्या था क्या नहीं, जो मौलाना साहब की ली है। वो यार, इस्लाम अमल करने के लिए, रेफरेंस देने के लिए नहीं है। मजहब कार्ड क्या खेलेंगे, ये क्या बताएंगे? क्या ये अकेले मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी मुसलमान नहीं है? ये आप इक़्तिदार की भूख में मुल्क को मसलकों में बांटोगे, मजहब में बांटोगे, नहीं मजहब सूबों में तकसीम करोगे, क्या करेंगे ये मजहब? काई साहब, आप दोनों मुझे बड़े मासूम लग रहे हैं। इस मुल्क की सियासत में हमेशा मजहब का इस्तेमाल किया गया। 77 की तहरीक क्या थी, भुट्टो को आप बड़ा लिबरल, अब क्या मसला है? नहीं, अभी वो अब करेंगे भाई। जिस बंदे के पास हजारों लाखों लोग हों, जिनको आपने बताया कि जिस तरह सिर्फ वही मुसलमान है, देखें इस पर बहस नहीं हो सकती, हम सब एक ही मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। मगर जब आप किसी तालिब इल्म को ये समझा दो कि आप इससे सुपीरियर मुसलमान हैं, तो जो एनर्जी है, जो ताकत है मजहब के नाम पे, वो कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी जनरेट नहीं कर सकती। मजहब के नाम पे कौम को जंग में या खाना जंगी में सबने किया। नहीं, मैं किसी एक की ये कह ही नहीं रहा, किसी ने इसने किया ठीक है तो उसने, मेरा तो मौक़िफ़ एक है, काम जरदारी साहब के लिए गलत है, नवाज शरीफ भी गलत है, तो इमरान खान के लिए भी गलत है। मैं इस मुझे इसका जवाब दे रहे, मजहब के नाम पे लोगों के बच्चों को खाना जंगी की तरफ धकेलना, ये मुहिब्बे वतनी है, खुद गर्जी है, इस्लाम दुश्मनी। और बताएं अब मजहब का और आखिरी बात, इसके बाद हम अब गैस और बिजली पे आ रहे हैं, और फिर आप इस बात को कितना मुनासिब समझते हैं, क्योंकि अब हमारी पार्टियों के पास स्ट्रीट पावर नहीं है, तो मौलाना के जो मदरसों के बच्चे हैं उनको लाया जाए सियासत में। आप इसको, आपका क्या राय है इस बार? यार वो तो फिर इमरान खान साहब भी माफी मांगे ना, जो उन्होंने 120 यार उनसे माफी मंगवा लेंगे, पहले इसका तो जवाब देना। सबने यूज किया है ना, ताहिर कादरी के बच्चों को किसने यूज किया? गलत था। आप आज ही मुसलमान होते हैं, गलत था। आप दोनों से यही मेरा झगड़ा, अभी मुसलमान आप सबने किया, सबने किया। ये जायज है, मजहब का इस्तेमाल जायज है ना जायज। अच्छा कादी साहब, मैं सिर्फ एक, मैं देखे पुरअमन एहतजाज के मैं हक में हूँ, लेकिन मजहब के नाम पे नहीं। मैं कह रहा हूँ ये जो इमरान खान साहब की तहरीक थी, वो उन्होंने मजहब को यूज नहीं किया, सबने किया। मेरी कहाँ किया बता दें, ये गंदने में। अच्छा यार, ये आर्गुमेंट खत्म कर दे। एक फिक्रा आपने 1000 दफा कहा कि अगर ताहिर कादरी के मदरसे के लोग ना, तो नहीं, मदरसे के नहीं, मैंने कहा उनके फॉलोवर, मैंने मदरसे के नहीं। भट्टी साहब, पुरअमन एहतजाज इस अपोजिशन का हक है 100%। ये कल जो इन्होंने गुजरांवाला पे पीटीएम का या नून लीग का जलसा खत्म कराया, ये भी नाइंसाफी की है। खुद 126 दिन धरना आपने इमरान खान साहब किस परमिशन के तहत दिया था? ये बात नहीं है कि एक काम आप करें तो जायज है। यार मेरा आर्गुमेंट, और इसके बाद मैं आगे आ रहा हूँ। यहाँ पे पता असल बयानिया क्या है? आप कहते हैं काई साहब आपने तो चोरी की है, तो मैं ये नहीं कहता कि मैंने नहीं की, मैं कहता हूँ फलाने ने भी की थी। यही रविश गलत है। ये आर्गुमेंट जो है ये खत्म हो सकता है। ये मुल्क को तबाह कर रहा है। मुझसे उसकी चोरी उससे पूछो, मेरी चोरी मुझसे पूछो। ये मुल्क दो चोरियां बराबर है, कोई नहीं चोरी। जस्ट शन इट। अब आते हैं आगे गैस की तरफ। ये बिजली गैस के दबाव में ये IMF और वर्ल्ड बैंक सुना है दिसंबर में हमारी आम टेस्टिंग करेगा, और अब भी कर रहा है। हमें पेमेंट्स करनी है। इन्होंने भी बेशुमार कर्जा लिया, पिछली गवर्नमेंट्स भी कर्जे पे चलती रही, तो इसके हवाले से कोई स्ट्रेटजी नहीं बनेगी मलिक साहब? स्ट्रेटजी का नामो निशान नहीं। छोटी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, पाकिस्तान की जो डार्लिंग चीज़ थी वो हमारी कॉटन थी। इस हुकूमत ने चलो मान लिया नवाज शरीफ का सारा दौरी चोर का है, सारा फ्रॉड हुआ, कोई बहस नहीं। मैं PTI की पोजीशन ले रहा हूँ ना। अब 2 साल से तो हमें इंसाफ मिल गया ना, साफ सुथरे लोग मिल गए। आपने मुझे कहा जी हम 15 लाख जो बेल होती है ना वो कपास की पैदा करेंगे, और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कॉटन का मतलब है भट्टी साहब डॉलर। ये अगर आप कपड़े बनाएं तो डॉलर आपको मिलते हैं, या आप कॉटन बेचें।
आप 8 लाख पे आ गए हैं, और 1 लाख की जो घाट होती है ना, उसका मतलब 2 बिलियन US डॉलर होता है। 5-6 बिलियन डॉलर तो आपके कॉटन में चले गए हैं। चीनी आपके सामने हम बजाय बेचने के अब हम ले रहे हैं। जब नवाज अपना पिछले 6 महीने पहले आपने दुनिया को चीनी बेची, अब आप खरीदने पे मजबूर हैं। कनक आपकी कल सरकारी खबर थी कि शुक्र करो जहाज चल गए हैं, और जो ही जहाज कराची से पहुंचेगा तो गंदम सस्ती हो जाएगी। ये पाकिस्तान है, ज़रूरी मुल्क है भाई। मियां साहब तरला करके वापस ले आइए। नहीं, मियां साहब ने तो जो ये हालात एक दफ़ा आज इमरान खान हाली जिम्मेदार नहीं। अच्छा, गुजारिश है, हमारी हुकूमत जो गाफिल है ना, बिजली गैस महंगाई पे ये फोकस नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे जिम्मेदार ये है। बड़ी साहब इकोनॉमिक मॉडल नहीं बदलेंगे तो नहीं होगा। आप 2 सालों से ढोल बजा रहे हो नए एहतसाब का क्या रिकवरी की है आपने? आप उनको मादी में करप्ट कहते नहीं है सारी हुकूमतों को, लेकिन मैं आपको तो आपके दौर में आज करप्शन क्या उससे कम हुई है? मैं बताता हूँ, लाहौर में कब्जा ग्रुप आजकल जश्न मना रहा है। भट्टी साहब, मैं आपको बताऊं इमरान खान की क्या राय है इस हवाले से। वो जो आई इमरान खान की राय, ये कहते तो ये है ना कि बुनियादी तौर पर ये एक और सच्चाई को छुपाते हैं। वो कहते हैं जी इमरान न्याजी नैब गठजोड़, बुनियादी तौर पर नैब इनको प्रोटेक्ट कीजिए। इमरान खान साहब की पॉइंट ऑफ व्यू है जो आ रहा है कि इस नैब ने इनको प्रोटेक्ट किया है, इनसे पैसे नहीं निकाले क्योंकि वो यानी उनके प्रोटोकॉल वाइज इनके अंदर नहीं है। और भट्टी साहब, इसके अंदर जितने बंदे, कमर जमान चौधरी जैसा करप्ट आदमी जिसको हाथ किसी ने नहीं लगाया, इसको इन्होंने कितने इफेक्टिवली डाल इमरान पे दिया और खुद बच निकले। अच्छा, ये खान साहब की राय है। मैं और खान साहब इस पे खासे नाराज हैं। राय का उनको हक है, लेकिन वो गलत कह रहे हैं। APC हुई, नवाज शरीफ ने गलत तकरीर की, मेरे इदारों को छेड़ा, मुझे दुख है। उसके बाद वारंट किसके निकले? कैप्टन सफदर, मौलाना फजलुर रहमान, अमीर मकाम, ख्वाजा आसफ। क्या इसके अलावा और कोई करप्ट नहीं है? ये वारंट इमरान ने तो नहीं निकाले ना। ओ भाई, खुदा का वास्ता, नैब ने निकाले ना। को नैब से अलग क्यों कर रहे हैं? अच्छा मुझे बताएं, आसफ अली जरदारी के खरबों रुपए करप्शन के केस थे। साहब मैंने ब्रेक पे जाना है, मैंने ब्रेक पे जाना है, मैं आपकी बात वापस आकर कहूंगा। एक तो मतलब मेरा कोई किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हो, मुझे लगता है कि चौधरी शुजात हुसैन ठीक कहते हैं। इन तमाम इदारों के जरिए इनकी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, इनको नला दुला के साफ करके बाहर निकाला जा रहा है, और ये सबसे बड़ा तुर्क का पत्ता है जो मुस्लिम लीग नून ने इस लड़ाई में खेला है। मगर इस पर आपकी मैं राय लूंगा। एक ब्रेक के बाद आते हैं और बात करेंगे ज़लज़ला ज़दगान पे क्या बीत गई, क्या हुआ, जो हमने वादे किए थे, कैसे घर बनाएंगे, सेफ घर बनाएंगे, बने, और वो अरब रुपया कहाँ गया, कौन खा गया। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक तो मैं थोड़ी सी, चूँकि हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो बहुत लोग हमें, मगर मैं नाम नहीं लूँगा, उनसे मैंने इजाज़त नहीं ले रखी, मौजूद हस्तियाँ हैं, उनका ये कहना है कि जो कॉटन डिस्ट्रॉय हुई है भट्टी साहब, वो ये जो अपनी मिलें लेके गए हैं उस शरीफ फैमिली, वहाँ पे उन्होंने लगाई हैं, तो इस पर आप कभी जवाब देना चाहें तो दे दीजिएगा। वहाँ पे इन्होंने मिल और गन्ना जो है उसकी काश्त शुरू की और कॉटन की बर्बादी की इन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट की आज भी ये वायोलेशन में है, वापस नहीं लाए हाई। ये मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, लेकिन मलिक साहब मैं पाकिस्तान को ये नुकसान हुआ, पाकिस्तान को नुकसान हुआ। मलिक साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2005 का ज़लज़ला, बच्चों की, बच्चियों की, सबसे पहले सरकारी इमारतें, ये आपका 2 नंबर ठेकेदारी निज़ाम नंगा हुआ कि बच्चियों की रोते रोते आवाज़ ख़त्म हो गई। बड़े बड़े कॉलेजेस, हॉस्टल में बच्चियाँ, हम कुछ नहीं कहा, हमारे पास हम उनको वो मरे बाकायदा ग्रेजुअली, फिर वादा किया कि हम यहाँ मकान बनाएंगे। और फिर एक और मैं आपको बात याद दिलाना चाहता हूँ, एक टेक्नोलॉजी आई थी कि बहुत सस्ते बांसों से मकान बन सकते हैं चंद लाख में, 2-3 लाख में, जो ज़लज़ले से ज़लज़ला प्रूफ होंगे। वो पैसा भी किधर चला गया? भाई सर, टाइम थोड़ा है, किसी भी कौम का फ्यूचर उसका बच्चा होता है। मैं सिर्फ एक आधे मिनट में सारा आपको, 15 साल का ज़लज़ला नहीं ख़त्म हुआ कश्मीर में, अभी भी ज़लज़ला, आज 15 साल हो गए हैं, 60,000 बच्चा भट्टी साहब, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, आज़ाद कश्मीर की, छत नहीं है, -3 टेम्परेचर में पड़ रहा है, 800 स्कूल हैं आज़ाद कश्मीर में जिनकी छत नहीं है। ये आपने किया 15 साल के बाद। और एक फ़िक्र और सुने, 5333 मंसूबे थे फेडरल गवर्नमेंट के, हुकूमत पाकिस्तान में, उसमें 15 साल के बाद 2140 मुकम्मल अभी तक नहीं हुए। अब ज़लज़ला कह रहे हैं, ज़लज़ला तो भी आया हुआ है। कैसा, मैं गुजारिश करता हूं, मतलब गरीब आदमी की जिंदगी में रोज ज़लज़ला। अच्छा, पंजाब में भी 10 साल 10,000 से ज़्यादा स्कूल हैं जिनके छतें नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। पैसे मिले, ज़लज़ला आया 5 में, गरीब के घर
जिनकी 10-50 हज़ार से कम इनकम है, उनके घर तो रोज़ाना जलजला आता है। उनके घर जाओ तो सही, उनका दर्द तो महसूस करो, उनके बच्चों को देखो, उनके हालात ज़िंदगी देखो, जिसके पाँव में जूती नहीं है और जिसके एक सवाल और आपसे, उनके घर आज भी 90% लोगों के घर रोज़ाना जलजला आता है। वो जलजला किसका आता है? भूख का, बीमारी का, बेरोजगारी का, नाइंसाफी का। यहाँ पे कुछ बढ़कें लगाई गई थी जिसमें बड़ी बहुत ही मोहतरम बहन मरियम औरंगजेब साहब और शहबाज शरीफ साहब, इन पे इनके दामाद पे इल्ज़ाम था कि इन्होंने पैसे खाए हैं और डेली मेल ने लगाया था और उन्होंने कहा था डेली मेल बिक जाएगा, बर्बाद कर देंगे। वो केस ये कभी ये परस्यू करने नहीं जाते। ये क्या इसका मतलब है कि वो डेली मेल की स्टोरी ठीक थी, ये जलजला जदगान के पैसे भी खा गए? वो नहीं ठीक थी। मैं तो कह रहा हूँ जलजला मुझे आज भी लोगों के घर में, क्योंकि आम लोगों में जाके मिलता हूँ, आप जैसा बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैंने महमूद बूटी चंद दिन पहले नाले के किनारे क्लोजिंग चाय के खोखे पे चाय पी और क्लोजिंग है। और हमारे हफ्ते का अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। मगर बड़ी साहब की बात पे बताऊँ कि गरीब आदमी की जिंदगी में तो रोज जलजला आता है। अल्लाह ताला इस वक्त को बदले, इन हालात को बदले। इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।